Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपनी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1 रीड कर रहे थे। कौन सा चैप्टर रीड किया था हमने? चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था ऑन इक्वेलिटी। ऑन इक्वेलिटी, ठीक है। हमने ये चैप्टर रीडिंग की। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके साथ भेदभाव हुआ। तो बेटा जो इक्वालिटी है वो हमारी डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट है। देखिए, इक्वालिटी इज अ की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इफ पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा, द डेमोक्रेसी विल नॉट सर्वाइव। समानता, इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब देश में सभी लोग बराबर। और आपने देखा कि किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव भी हो रहा था। अगर इसी तरीके से लोगों के धर्म को लेकर, उनकी जाति को लेकर, उनके लिंग को लेकर या उनके जन्म स्थान को लेकर अगर हम इसी तरीके से भेदभाव करते रहे तो जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो बेटे इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई थी। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से? तो बेटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। देखिए क्या लिखा हमने, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल द एडल्ट दोज हु आर 18 एंड अबव citizens have right to vote irrespective of their social and economic background. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स इसका मतलब होता है ऑल एडल्ट, सभी वयस्क लोग जिनकी आयु 18 या 18 वर्ष से अधिक हो, ऐसे सभी सिटीजन, ऐसे सभी नागरिक, उनको हैव राइट टू वोट देने का अधिकार है रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। चाहे मीन्स सोशल बैकग्राउंड मीन्स उनकी कोई भी कास्ट हो, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग रखते हो, या इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब वो रिच हैं या पुअर हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। इस चीज पर हमने ध्यान नहीं देना। यदि वो भारत का नागरिक है और उसकी आयु 18 या 18 ईयर से ऊपर है तो उसे वोट देने का अधिकार है। इसे ही हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्वेश्चन नंबर 2, What type of government does India have? इंडिया में किस प्रकार की गवर्नमेंट है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक लोकतांत्रिक कंट्री है या एक लोकतांत्रिक देश है। वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यानी अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। देखा आपने जैसे कि जब इलेक्शन होते हैं तो लोग वोट डालते हैं, और जब वोट डालकर जिन लीडर्स को वो चुनते हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है, और यही रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर आगे गवर्नमेंट को बनाते हैं। तो इंडिया में कैसी गवर्नमेंट हो गई बेटा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डिफाइन डिग्निटी, डिग्निटी होती है गरिमा। गरिमा को डिफाइन करना है हमने। डिग्निटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग वर्दी एंड ऑनर और रिस्पेक्ट। मीन्स गरिमा सम्मान या सम्मान के योग्य होना एक गुण है। मतलब गरिमा जो है समान या समान के योग्य होने का एक गुण है। मतलब जब हम किसी व्यक्ति को अपने समान समझते हैं और उसके काम को भी हम उतना ही महत्व देते हैं जितना हम अपने काम को देते हैं, तो उसे कहा जाता है डिग्निटी, मतलब समान या समान के योग्य होने का एक गुण। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। आप संविधान से क्या समझते हैं? मीन्स हमने यहाँ पर संविधान की डेफिनेशन देनी है कि क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री। दिस इज अ डॉक्यूमेंट, ये एक ऐसा दस्तावेज है दैट लेज डाउन द बेसिक रूल एंड रेगुलेशन, जिसमें नियम और कानून मतलब अधिनियम लिखे गए हैं फॉर द पीपल, लोगों के लिए, एंड द गवर्नमेंट और सरकार के लिए, इन द कंट्री हमारे देश में। मतलब हमारे देश में
लोगों के लिए और सरकार के लिए कुछ नियम और कानून लिखे गए हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर। और इस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें ऐसे नियम कानून लिखे गए हैं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिससे हमारे देश के लोगों को और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसे फॉलो करना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों की, ऑफ द पीपल लोगों की, बाय द पीपल लोगों के द्वारा बनाई गई, एंड फॉर द पीपल और लोगों के लिए ही बनाई गई सरकार है। तो मतलब लोगों की कैसे? क्योंकि लोग ही बनाते हैं। बाय द पीपल लोगों के द्वारा ही बनाई गई क्योंकि लोगों ने ही वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना। एंड फॉर द पीपल और लोगों के लिए ही बनाई गई क्योंकि जब गवर्नमेंट बन जाएगी तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करेगी। तो इसलिए इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये किस प्रकार की गवर्नमेंट है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओम प्रकाश। ओम प्रकाश की ऑटोबायोग्राफी का नाम देना है। तो बेटा ओम प्रकाश वे दलित स्टूडेंट थे, छोटे बच्चे थे जिनकी स्टोरी आपने पढ़ी थी कि उनके साथ किस तरीके से स्कूल में भेदभाव किया गया उनकी कास्ट को लेकर, है ना। दूसरे बच्चे जब पढ़ते थे तो उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाई गई, ठीक है। तो अपने अनुभवों को कि उनके साथ साथ क्या क्या हुआ, अब जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा, अपनी आत्मकथा के अंदर लिखा और उनकी इस आत्मकथा का नाम था जूठन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दलित? दलित से आप क्या समझते हैं? दलित इज अ टर्म दैट सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। मतलब दलित एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसे सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जो निचली जाति के लोग हैं, यूज टू एड्रेस देमसेल्फ, अपने आप को संबोधित करने के लिए करते हैं। मतलब अपने आप को बताने के लिए वो जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है दलित। और दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, मतलब ऊंची जाति के लोगों ने उनके साथ भेदभाव कर 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 उन्हें बिल्कुल तोड़ दिया है, समाज में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो अपने आप को एड्रेस करने के लिए जो लोअर कास्ट के पीपल हैं ये दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज सिविल राइट मूवमेंट? सिविल राइट मूवमेंट क्या है? A movement that began in USA in 1950 in which African American people demanded equal rights and an end to racial discrimination. A movement that began in USA. ये मूवमेंट जो था यूएसए में स्टार्ट हुआ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, इन 1950 1950 में, इन विच जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन पीपल, जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल थे, अफ्रीकन अमेरिकन पीपल कौन थे? इन्हें अफ्रीका से लेकर आया गया था अमेरिकन लोगों के द्वारा और यहाँ लाकर इन्हें गुलाम बना लिया गया था। गुलाम तो इनके पूर्वज थे, ये गुलाम नहीं थे, लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था। तो क्या किया? इन विच अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड, उन्होंने मांग की, इक्वल राइट, समान अधिकारों की, एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और नस्लीय भेदभाव को खत्म करने की। मतलब ये जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल थे इनके साथ बेटा बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। जैसे कि इनके बच्चों के लिए अलग स्कूल बने थे, इनके लिए अलग होटल थे, बस में भी इनको पीछे की सीट पर बैठना होता था। यदि कोई अमेरिकन पीपल इनसे सीट की डिमांड करता तो इन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी, ठीक है। मीन्स इनके साथ समानता का व्यवहार नहीं होता था, जगह जगह पर इनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ, इनइक्वालिटी दिखाई गई इन लोगों के साथ। लेकिन एक लेडी थी रोजा पार्क नाम था उनका, और उन्होंने अपनी सीट एक अमेरिकन पीपल को देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगी। तो उन्होंने जो ये मना किया ना, उनके मना करने से सभी अफ्रीकन अमेरिकन पीपल जो थे और भी जागरूक हुए और उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। उस आंदोलन को कहा गया कौन सा? सिविल राइट मूवमेंट। और उन्होंने डिमांड की कि हमें भी अमेरिकन पीपल की तरह
क्या हो, इक्वल राइट्स मिले, और जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे कलर को लेकर, हमारे रंग को लेकर जो नस्लीय भेदभाव शुरू हुआ है, इसे खत्म कर दिया जाए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मिड डे मील प्रोग्राम? मिड डे मील प्रोग्राम क्या है? कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम? क्या आप इस प्रोग्राम के 3 बेनिफिट्स, 3 फायदे या 3 लाभ बता सकते हैं? हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वलिटी? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम है वो इक्वलिटी को और भी बढ़ाएगा? ठीक है, तो देखिए मिड डे मील, मिड डे मील क्या है? दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। कि ये क्या प्रोग्राम है? इसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल थे, जितने भी गवर्नमेंट के प्राथमिक स्कूल थे, उनमें बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया गया। मतलब दोपहर के समय बच्चों को लंच दिया गया। इस प्रोग्राम को कहा गया मिड डे मील। मिड डे मील प्रोग्राम जो बेटा सबसे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। आगे हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। उन्होंने हमसे पूछा कि आप इसकी कोई 3 बेनिफिट्स बता सकते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट हमने लिखा, मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगेन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। कि जो ज्यादातर जो गरीब बच्चे थे उन्होंने स्कूल में प्रवेश यानी कि एडमिशन लेना स्टार्ट कर दिया, और स्कूल में अटेंडेंस भी लेने लगे। वो नियमित रूप से आने लगे वो स्कूल। पहले वो 1-2 दिन स्कूल आते थे, फिर स्कूल ही नहीं आते थे। अब वो रेगुलर आने लगे और उन्होंने स्कूल में प्रवेश मतलब एडमिशन लेना भी स्टार्ट कर दिया। क्यों? भोजन की लालच में। अब ये गरीब लोग थे, घर पर इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता था, अब स्कूल में भोजन मिलने लगा, तो भोजन के लालच में ये जो लोग हैं इन्होंने स्कूल में प्रवेश लेना शुरू कर दिया। नंबर 2, इट ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रिजसेस। और ये साथ साथ में जो जातिगत पूर्वाग्रह हैं, जो कास्ट प्रिजसेस हैं, उसे भी रिड्यूस यानी कम करने में मदद की इसने। कैसे मदद की? देखिए अब स्कूल में बच्चे आए, चाहे वो हाई कास्ट का था चाहे वो लो कास्ट का था, सब मिलकर एक साथ भोजन करने लगे। और यहाँ तक कि जो भोजन पकाने के लिए जो महिलाएं थीं वो भी दलित जाति की थी। ठीक है, तो इससे जो हमारे जातिगत पूर्वाग्रह बन चुके थे, किसी कास्ट को लेकर हमारे मन में जो एक धारणा सेट हो चुकी थी कि ये नीची जाति के लोग हैं, इनके साथ हमने खाना नहीं है, पीना नहीं है, ये सब कम होने लगा। ठीक है, तो इसने मदद की इन सबको कम करने में। नंबर 3, इट हेल्प इन इम्प्रूविंग द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट। और इसके कारण बच्चों की अटेंडेंस भी इम्प्रूव होने लगी। मीन्स पहले बच्चे स्कूल आते थे या तो आते ही नहीं थे, और यदि आते भी थे तो कहते थे कि भी हमने तो लंच करना है, और वो घर चले जाते, और घर जाते तो फिर लौट के ही नहीं आते थे, क्योंकि अब स्कूल में ही उन्हें लंच मिलने लगा। वो पढ़ाई पर कंसंट्रेशन भी करने लगे, क्योंकि खाली पेट आते थे तो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते थे पढ़ाई पर, तो कंसंट्रेशन भी करने लगे, और इस तरीके से उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुई। आगे इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था, हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वालिटी? Yes, this program might help promote greater equality as it would reduce caste prejudices. हाँ, ये समानता लाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि इससे कास्ट प्रिजसेस कम हो रहे हैं। अभी देखा ना, सभी बच्चे मिलकर खा रहे हैं। ठीक है, दलित जाति की लेडीज खाना पका रही हैं, जिसे उच्च जाति के बच्चे भी खा रहे हैं। तो जातिगत पूर्वाग्रह जब कम होंगे तो अपने आप ही इक्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है बेटा, आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करेंगे। आप इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए और इन्हें लर्न कीजिए। ओके।